आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पद की खींचतान शुरू, एकनाथ शिंदे ने ठोका दावा, लाडली बहन योजना को बताया अपना ब्रेन चाइल्ड। हेमंत सोरेन की फिर झारखंड में बनेगी सरकार। यूपी उपचुनाव जीतने के बाद केशव मौर्य ने सीएम योगी की जमकर की तारीफ। बिहार उपचुनाव में राजद का सुपड़ा साफ, सभी 4 सीटों पर एनडीए की जीत तय। राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत, 7 में 5 सीटों पर खिला कमल। स्वरा भास्कर के पति फहाद को मिली शिकस्त, एक्ट्रेस ने फोड़ा ईवीएम पर ठीकरा। पुतिन ने यूक्रेन पर चलाया नया ब्रह्मास्त्र तो खौफ में नाटो देश, बुलाई आपात बैठक। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों ने सुन्नियों से लिया बदला, भारी हिंसा में 47 लोगों की मौत। दिलजीत वर्सेस कुछ भी नहीं, लखनऊ कॉन्सर्ट में पंजाबी सिंगर ने निकाली भड़ास। और गुरु का रिकॉर्ड तोड़ इतिहास के पन्नों में अमर हो गए यशस्वी जायसवाल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया है। महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोका है। उनका दावा लोकसभा के बाद मुख्यमंत्री के रूप में दिए गए नेतृत्व और जनादेश को पलटने पर आधारित है। शिवसेना सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में बीजेपी आला कमान से भी चर्चा हुई थी। नए जनादेश के बाद एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बने हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि लड़की बहन योजना उनके दिमाग की उपज है और उन्हें इसका फायदा मिलना चाहिए। बता दें कि यह योजना महाराष्ट्र चुनाव में महायुति के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। इधर बीजेपी के खेमे से भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी है। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की सरकार बन चुकी है। शुरुआती रुझानों में भी बीजेपी गठबंधन काफी पीछे दिखी, जबकि इंडिया अलायंस बहुमत के आंकड़ों को पार। ऐसे में दोनों गठबंधन का फासला काफी बढ़ गया। इधर हेमंत सोरेन दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हो। हेमंत सोरेन की जीत के साथ ही उनकी एक अनदिखी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वे अपने बच्चों के साथ दिखे। यूपी उपचुनाव में 9 सीटों में से बीजेपी और उसके गठबंधन ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी ने सपा से 2 सीटें छीन ली। उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक ने सीएम योगी का स्वागत और अभिनंदन किया। उपचुनाव में बीजेपी की जीत से खुश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। केशव मौर्य ने योगी आदित्यनाथ को क्रांतिकारी मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा है कि हमने कटहरी में कमल खिलाया, करहल में भी कमल खिलाए। आज तो कमल नहीं खिल सका, लेकिन 2027 को कमल खिलेगा, वह भी कमल खिल गया। आज जनता ने भाजपा को जो आशीर्वाद दिया है वह असाधारण है। 2027 को सेमीफाइनल कहलेवाने आज पूरी तरह हार गए हैं। फर्जी पीडीए परिवार विकास एजेंसियां चलाने वाली सपा सिमट गई है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज एवं इमामगंज पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। उपचुनाव में राजद की बड़ी हार हुई है। महागठबंधन को सभी 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। तरारी में पहली बार बीजेपी को जीत मिली है। बेलागंज में जदयू की जीत हुई है। वहीं इमामगंज में एनडीए की उम्मीदवार दीपा मांझी निर्णायक बढ़त बना चुकी है। रामगढ़ में मुकाबला कांटे का रहा, यहाँ भी एनडीए की जीत हुई, लेकिन फासले कहीं ज्यादा नहीं थे। बिहार की 4 सीटों रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज पर हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी 4 सीटों पर पिछड़ गए। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 4 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस अपनी 5 सीटों में से सिर्फ दौसा में जीत हासिल कर सकी। यहां 2300 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार जगमोहन मीना ने रिकाउंटिंग की मांग की, जिसे कलेक्टर ने मान लिया है। जबकि बीजेपी 5 सीटें जीतने में सफल रही, उसे एकमात्र संबलूर सीट पर कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। यहाँ बीजेपी की शांता मीना ने भाजपा आदिवासी पार्टी के जितेश कुमार
कुमार कटारा को 1285 वोटों से हराया। 84 सीट पर भारत आदिवासी पार्टी ने अपनी जीत बरकरार रखी है। बीएपी के अनिल कुमार कटारा ने भाजपा के कारीलाल को 24,370 वोटों के अंतर से हराया। उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा। हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल खिवर से चुनाव हार गई। यहां बीजेपी के रेवंत राम डांगा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कनिका बेनीवाल को 13,901 वोटों के अंतर से हराया। ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने का सिलसिला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शुरू हो गया है। जैसे ही कई राउंड्स की वोटिंग के बाद अनुशक्ति नगर से अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फवाद अहमद पिछड़े, उन्होंने चुनाव आयोग पर ईवीएम का तीर छोड़ दिया। फहाद को एनसीपी की प्रत्याशी सना मलिक ने 3,387 वोटों के अंतर से मात दी है। एक्स पर स्वरा भास्कर ने लिखा, पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है? इलेक्शन कमीशन जवाब दे। अनुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीनें खुली, उनके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर कैसे? रूस के यूक्रेन पर अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेसनिक दागने के बाद से पूरे नाटो देशों में दहशत का माहौल है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक नाटो देश घबराए हुए हैं और इस महासंकट से निपटने के लिए आपात बैठक बुलाई है। रूस की यह मिसाइल मात्र कुछ ही मिनट में यूक्रेन के दानिप्रो शहर पहुंच गई और उसने यूक्रेन सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना पश्चिमी देशों के दिए एयर डिफेंस सिस्टम के बाद भी इस हमले को रोकने में नाकाम रही। गुरुवार को दागी गई रूस के इस मिसाइल के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। इस बीच ब्रिटेन समेत नाटो देशों ने रूसी हमले पर चर्चा करने के लिए आपात बैठक बुलाई। रूस के इस मिसाइल से परमाणु हमला भी किया जा सकता है। नाटो की यह बैठक ऐसे समय पर होने जा रही है जब पुतिन ने ऐलान किया है कि वह आने वाले दिनों में यूक्रेन पर और ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलों की बारिश करने जा रहे हैं। इससे पहले यूक्रेन की सेना ने अमेरिका और ब्रिटेन की मंजूरी देने के बाद लंबी दूरी की मिसाइलों की मदद से रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला बोला था। इसके जवाब में रूस ने पहली बार अपनी इस नई हाइपरसोनिक मिसाइल से सफल हमला करके नाटो देशों को कड़ा संदेश भेजा है। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम स्थित बांगन बाजार में सिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच भारी हिंसा देखने को मिल रही है। शुक्रवार की रात को सिया मुस्लिमों ने सुन्नी इलाके में भारी हथियारों के साथ हमला बोल दिया। सिया मुस्लिमों ने सुन्नियों के घरों को जला दिया और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पिछले 2 दिनों की हिंसा में अब तक 47 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात ही 20 लोगों की मौत हो गई। आलम यह है कि सिया मुसलमानों ने पाकिस्तान के एक विशाल झंडे को भी उतारकर उसकी जगह पर अपना झंडा लहरा दिया। इस प्रांतीय हिंसा को देखते हुए पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पाकिस्तानी प्रशासन ने हिंसा को रोकने के लिए इलाके में मोबाइल सेवा को भी बंद कर दिया। पैराचिनार इलाके में सभी बिजनेस और शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। यह पूरा इलाका अफगानिस्तान की सीमा के पास है और यहां पर पहले भी बड़े पैमाने पर सिया सुन्नी हिंसा हो चुकी है। शुक्रवार को हजारों की तादाद में सिया मुस्लिम शहर की सड़कों पर उतर आए। इससे पहले करीब 200 गाड़ियों के काफिलों के साथ सिया मुस्लिम पेशावर से पैराचिनार जा रहे थे। इस दौरान बगान कस्बे में सुन्नी हथियारबंद गुटों ने भारी हथियार से हमला बोल दिया। एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों दिल इल्यूमिनाटी टूर पर हैं। हैदराबाद के बाद वो लखनऊ में पहुंचे, जहां उन्होंने एक शानदार शाम से समा बांध लिया। लेकिन इस शानदार शाम के दौरान ही वह अपने मन की भड़ास निकालते हुए नजर आए। उन्होंने न सिर्फ अपने गानों में शराब शब्द के इस्तेमाल पर बात की, बल्कि उन्हें भी चैलेंज किया जो दिलजीत वर्सेस दैट पर बात किया करते हैं। और साथ ही दिलजीत ने सरकार को शराब की बिक्री पर रोक लगाने की चुनौती दी थी। दिलजीत ने शुक्रवार को लखनऊ कॉन्सर्ट में बिना किसी का नाम लिए कहा, काफी दिनों से मीडिया में ये बातें चल रही हैं कि दिलजीत वर्सेस दिस, दिलजीत वर्सेस दैट। मैं एक बात साफ कर देता हूं कि दिलजीत वर्सेस कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं सबको प्यार करता हूं। दिलजीत ने आगे कहा, एक एंकर साहब है टीवी पर, उनके बारे में मैं जरूर बताना चाहता हूं। वो मुझे चैलेंज दे रहे थे कि दिलजीत शराब के बिना गाना हिट करके दिखाएं। सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वांट टू शाइन, गोट लवर, नैना मेरे बहुत सारे गाने हैं जो पटियाला पैक से ज्यादा स्ट्रीम करते हैं। स्पॉटिफाई पर तो वो जो आपका चैलेंज है वो वैसे ही बेकार हो गया है।
टीम इंडिया के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रच दिया है। वह भारत की तरफ से बतौर लेफ्ट हैंडर एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। खास मामले में उन्होंने पूर्व सलामी बल्लेबाज एवं मौजूदा कोच गौतम गंभीर को पछाड़ा है। 43 वर्षीय गंभीर ने साल 2008 में उम्दा बल्लेबाजी करते हुए कुल 1134 रन बनाए थे। वहीं पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में 15वां रन पूरा करते ही यशस्वी ने यह खास उपलब्धि अब अपने नाम कर ली है। जारी साल में उनके नाम 1335 रन है। मौजूदा समय में वह मैदान में जमे हुए हैं। उम्मीद है कि रनों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 में अपना पहला टेस्ट मुकाबला रोसाऊ में खेला था। इस दौरान पारी का आगाज करते हुए वह 387 गेंदों में 44.18 की स्ट्राइक रेट से 171 रन बनाने में कामयाब हुए थे।